इरफान खान नहीं रहे। खामोशी साधने वाला, गहरी आंखों से बोलने वाला वो दुर्लभ अभिनेता चला गया, जिसके होने से हमें भरोसा था कि हिंदी फिल्में खुद को उनके कद तक लाने की कोशिशें करती रहेंगी। कुछ 20-30 साल इरफान साहब और जी जाते तो शायद हिंदुस्तान के रॉबर्ट डी नीरो कहलाते, क्या पता अगले ओमपुरी, अगले नसीरुद्दीन शाह कहलाते। क्या पता इन सभी से इतना आगे निकल जाते कि इरफान की तुलना उनसे नहीं, उन सभी की तुलना इरफान खान से होती। विलक्षण प्रतिभा का धनी, अभिनय से जैसे इश्क करने वाला कोई सूफी, गहरे संवादों को बोलते वक्त किसी दार्शनिक सी आभा बिखेरने वाला कवि, भाषाओं का ऐसा साधक कि समझ आना मुश्किल हो जाए कि किस भाषा में पैदा हुआ। इरफान खान के अभिनय में इतने आयाम हैं कि उन्हें अलंकारों से सुशोभित करने में पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन अलंकार पूरे नहीं पड़ेंगे। हिंदी के महान लेखक विनोद कुमार शुक्ल की एक कालजयी पंक्ति याद आती है। हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। हम सबके अजीज इरफान खान के यूं चले जाने से जो खाली जगह पीछे छूटी है उसे कोई कभी नहीं भर पाएगा। बस उनकी कई कई अनमोल फिल्में हैं जो खाली रह गई उस जगह की पहरेदारी करती रहेंगी। फिल्मों की टेक लेकर इरफान खान को याद किया जाए तो सबसे पहले हासिल याद आती है। कई छोटी बड़ी फिल्मों में करीब 10-12 साल छोटी छोटी भूमिकाएं करने के बाद 2003 में इरफान जब पहली बार एंटी हीरो की बड़ी भूमिका में नजर आए तो हम जैसे हिंदी पट्टी के जवान हो रहे युवा उनके अद्भुत अभिनय को देखकर विस्मित रह गए थे। एक पतला दुबला आदमी जिसकी आंखों के नीचे सूजन थी, ये किस तरह का अभिनय कर रहा है, ये किस अंदाज में संवाद बोल रहा है कि पहले कभी किसी और अभिनेता को करते बोलते नहीं देखा। ऐसा कई लोगों का 2003 में ये फिल्म देखते वक्त सोचना था। छात्र राजनीति पर बनी हासिल तिग्मांशु धूलिया की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी और हिंसक छात्र नेता रणविजय सिंह बनकर इरफान खान ने इस कल्ट फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था। फिर उसी साल मुलाकात हुई मकबूल से। एक तरफ जहां निर्देशक विशाल भारद्वाज का नया रूप सामने आया, वहीं मकबूल नाम के डार्क, इंटेंस और पछतावे से भरपूर किरदार में इरफान ने जैसे कुछ जादुई तंत्र मंत्र फूंक दिया। पूरा हिंदुस्तान उनके अभिनय से सम्मोहित हो गया था। इस फिल्म में संवादों ने जितना बोला उससे कहीं ज्यादा इरफान खान की आंखें बोली थीं। उसी साल 2003 में द बाईपास नाम की एक निराली और हिंसक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हुई, जिसमें नवाजुद्दीन के साथ इरफान को पहली बार देखकर दर्शकों के होश उड़ गए थे। इस हिंसक लघु फिल्म को देखते वक्त किसने सोचा था कि अगली बार जब दोनों साथ आएंगे तो रिश्तों की गर्माहट और नए जायकों से सजी द लंच बॉक्स का स्वाद दर्शकों की स्मृति में सालों साल जिंदा रहेगा। अब तो कोई खत लिखता नहीं, लेकिन इस फिल्म की स्मृतियां बार बार उस साजन फर्नांडिस की याद दिलाती हैं जो डियर ईला कहकर हर खत को लिखने की शुरुआत करता था। इरफान साहब को जब भी इस फिल्म में साजन फर्नांडिस बनकर खत लिखते हुए देखो, लगता है कि हम भी एक दिन अपनी किसी प्रिय को इसी मोहब्बत के साथ खत जरूर लिखेंगे। 2003 में हासिल और मकबूल जैसी फिल्में करने के बाद अगले कुछ साल इरफान कुछ बेदम सी फिल्मों में इधर उधर भटकते रहे और 2007 में आकर जैसे खुद को पुनः खोज डाला। लाइफ इन अ मेट्रो में अपने कॉमेडी किरदार मोंटी के बहाने उन्होंने एक ऐसे हास्य रस से बॉलीवुड के दर्शकों का परिचय करवाया जो कि उस वक्त तक हिंदी फिल्मों के दर्शकों के लिए नई किस्म का हास्य था। आगे चलकर कॉमेडी करने की उनकी यही अलहदा स्टाइल हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल और कारवां जैसी दर्शनीय फिल्मों में और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। एक गंभीर अभिनेता की छवि रखने के बावजूद उनकी कॉमेडी करने की अदा वही तारीफें बटोर ले गई जो गोविंदा या अक्षय कुमार जैसे कॉमेडी में माहिर सितारों को मिलती थी। साथ में हर कॉमिक किरदार में वो गहराई, वो उदासी भी होती थी जो इरफान जैसा संजीदा शख्स ही
किरदारों को दे सकता था। इसी साल यानी कि 2007 में इरफान खान ने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें से द नेमसेक जैसी कमाल फिल्म ने उन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेतहाशा ख्याति दिलाई। द नेमसेक में इरफान खान के अपनी पत्नी और बेटे के साथ कई कई ऐसे दृश्य थे जो बाद के सालों में लगातार स्थिर छवियों और संवादों के माध्यम से दर्शकों के दिलों तक पहुंचते रहे। अशोक गांगुली का उनका वो प्रवासी किरदार न सिर्फ एक घोर भारतीय अभिनेता को हॉलीवुड में उसकी अपनी भारतीय पहचान के साथ स्थापित कर गया, बल्कि बाद में चलकर लाइफ ऑफ पाई में जिस इरफान खान को हमने उनके अभिनय का चरम छूते हुए देखा, उसकी झलक भी द नेमसेक ने ही हमें कुछ साल पहले दिखा दी। बड़ी बड़ी फिल्मों के अलावा इरफान खान ने कहानी और रोल दमदार होने पर छोटी भूमिकाएं स्वीकारना भी कभी नहीं छोड़ा। ये उन्हीं की खासियत है कि आज कई उन छोटी भूमिकाओं को भी उनका यादगार काम माना जाता है। 2008 में निशिकांत कामत की मुंबई मेरी जान नामक फिल्म में एक गरीब आदमी की छोटी सी भूमिका उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाई कि अमीरों से कुछ अलग अंदाज में बदला लेने वाले इस किरदार की याद आज भी हमारे जहन में मौजूद है। 2011 में आई सात खून माफ में भी उनकी भूमिका छोटी सी ही थी, लेकिन एक डार्क और ट्विस्टेड शायर के किरदार को इरफान खान ने ढेर सारी नजाकत और अदब देकर उस रूप में हम दर्शकों को पेश किया जिसका हमें गुमान तक नहीं था। फिर विशाल भारद्वाज की ही 2014 में आई हैदर में इरफान खान ने रूहदार नाम का छोटा सा ही किरदार अदा किया, लेकिन क्या ही अविस्मरणीय अभिनय किया और क्या ही फिल्म में शानदार एंट्री ली। हैदर का उनका वो कालजयी संवाद याद है ना आपको, पूरे कश्मीर को एक संवाद में समेटने वाला। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। वाह, अभिनेता हो तो ऐसा हो। इरफान खान ने उन किरदारों में भी रंग भरे जो किसी फिल्म में दूसरे तीसरे नंबर का मुख्य किरदार था या फिर मुख्य होने के बावजूद पेपर पर किरदार सपाट था। चाहे पीकू का तीसरे नंबर का मुख्य किरदार राणा चौधरी हो या फिर तलवार का वो सीबीआई अफसर जो बिना हीरोइक हुए ब्लैक ह्यूमर की टेक लेकर एक मुश्किल केस की गिरहें खोलता है। अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना कि इरफान ने पेपर पर कम करिश्माई नजर आ रहे कई कई किरदारों को केवल अपने करिश्माई अभिनय से यादगार बनाया। अगर आप इरफान के फिल्मी सफर में वो एक साल ढूंढना चाहें जिसने उन्हें हिंदुस्तान के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महान और दुर्लभ कलाकार के तौर पर स्थापित किया, तो शायद वो मील का पत्थर साल 2012 होगा। इस साल न सिर्फ इरफान ने हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पान सिंह तोमर का तोहफा दिया, बल्कि उनकी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म लाइफ ऑफ पाई भी 2012 में ही रिलीज हुई। पान सिंह तोमर न सिर्फ बागियों पर बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों में से एक है, बल्कि इरफान खान का एक और नायाब अभिनय हमारी नजर करती है। इरफान खान ने अपने करियर में फिजिकल एक्टिंग बहुत कम की है, भाग दौड़ वाली, वजन कम ज्यादा करने वाली, लेकिन पान सिंह तोमर में एक गरीब धावक और बागी की दोहरी भूमिका में उन्होंने भावनात्मक अभिनय के साथ साथ जो शारीरिक अभिनय साधा था वो लाजवाब, अद्भुत और अकल्पनीय था। यह भी दिलचस्प है कि पान सिंह तोमर के विपरीत छोर पर आंग ली की लाइफ ऑफ पाई खड़ी है। इसमें फिजिकल एक्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, बस संवादों और चेहरे के सहारे इरफान को किरदार पाई की अविश्वसनीय कहानी सुनानी थी। ऐसी कहानी जिसमें आध्यात्म और दार्शनिकता का पुट था और अभिनेता के सुनाने के अंदाज पर ही पूरी फिल्म की सच्चाई टिकी थी। छोटा रोल होने के बावजूद इरफान खान ने क्या ही अद्भुत अंदाज में उस कहानी को बांचा था। अंग्रेजी के गहरे अर्थ रखने वाले संवाद इरफान ने हमेशा ऐसे डिलीवर किए हैं जैसे वे डूबकर कोई कविता पढ़ रहे हों, लेकिन खासकर इस फिल्म में
उन्होंने अपने इस अलहदा अंदाज के चलते अभिनय का शिखर छू लिया था। कम ही हिंदुस्तानी अभिनेता ऐसे हुए हैं जो विदेशी फिल्मों में बोले गए अंग्रेजी के संवादों को उस तरह जीवंत कर पाते हैं जैसे इरफान खान करते थे। और आज उनके निधन के बाद उनकी इसी श्रेष्ठ फिल्म लाइफ ऑफ पाई में उनका कहा एक संवाद हर किसी के पास सोशल मीडिया से पहुंच रहा है। आप तक नहीं पहुंचा है तो उसे पढ़िए और आंखें थोड़ी और नम हो जाने दीजिए। एक महान अभिनेता के बिना अलविदा कहे समय से पहले चले जाने का दुख लंबे वक्त तक सिनेमा से इश्क करने वालों को सलाता रहेगा। अलविदा इरफान, आप अमर हैं, आपकी फिल्में अमर हैं।